नगर में रहने वाला भीमा अपनी पत्नी कमला और 6 महीने की बेटी रोमा के साथ रहता था। वो रोज नदी से मछलियां पकड़कर लाता और उन्हें बाजार में बेचकर अपने परिवार का भरण पोषण करता था। एक दिन भीमा अपनी पत्नी से बोला, अब आज थोड़ी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। मैं सोच रहा हूँ कि नदी पर ना जाऊं और घर पर आराम कर लूं। तुम्हें तो कभी सर दर्द होता है, कभी पैर दर्द, सिर्फ काम पर ना जाने का बहाना देखते हो। नहीं कमला, मैं सच कह रहा हूँ, आज तबीयत ठीक नहीं लग रही। ठीक है, मत जाओ। आज मेरी भी तबीयत खराब है। मैं भी घर का कोई काम नहीं करूँगी, सिर्फ आराम करूँगी। अच्छा अच्छा, तुम नाराज मत हो, मैं काम पर जाता हूँ। भीमा सीधा साधा था और कमला उतनी ही खराब। वो भीमा से लड़ने का कोई मौका नहीं छोड़ती। भीमा नदी के तट पर मछलियों के लिए जाल डालकर बैठा था और खुद से बातें कर रहा था। ना जाने कमला कब सुधरेगी। वो कभी मेरी तकलीफ नहीं समझती। उसे तो सिर्फ पैसा चाहिए। जिस दिन मैं नहीं रहूंगा उस दिन उसे समझ आएगा। लगता है जाल में मछलियां आ गई हैं। चलो इन्हें निकालता हूँ और बाजार में बेचकर पैसे ले जाकर कमला को देता हूँ, नहीं तो वो मुझे जीने नहीं देगी। भीमा जाल से मछलियां निकाल ही रहा होता है कि उसकी नजर नदी में बहती हुई एक टोकरी पर पड़ती है जिसमें एक बच्चा होता है। भीमा टोकरी को नदी से बाहर निकालता है। कोई है? अरे ये बच्चा किसका है? न जाने कौन इतने छोटे से बच्चे को इस टोकरी में डालकर नदी में छोड़ गया भाई। अरे कैसे लोग हैं दुनिया में। एक काम करता हूँ, इसे अपने साथ घर ले चलता हूँ, नहीं तो ये मर जाएगा। कमला कहाँ हो? देखो मैं क्या लाया हूँ। इतना शोर क्यों मचा रखा है? आज तुमने नदी से घर आने में देर कर दी। कब बाजार जाओगे? कैसे पैसे लेकर आओगे? तुम्हें तो सिर्फ पैसों की ही पड़ी रहती है। ये देखो, आज नदी में किसी ने इस छोटे से बच्चे को एक टोकरी में डालकर छोड़ दिया था। जिसका बच्चा है, अगर उसने छोड़ दिया तो तुम इसे क्यों ले आए? तुम कैसी बातें कर रही हो? अगर मैं इसे घर नहीं लाता तो क्या वहाँ नदी में मछलियों का चारा बनने के लिए छोड़ देता है? इस बच्चे को मछली खाए या शेर खाए, मुझे क्या करना है? इस मुसीबत को मैं ना रखूंगी अपने घर में। बहुत हो गया कमला, मैंने आज तक तुम्हारी हर बात मानी है और अब तुम मेरी एक बात ध्यान से सुनो। ये बच्चा इस घर में ही रहेगा और रोमा के साथ हम इसे भी पालेंगे। इस बारे में मुझे कोई बात नहीं करनी है। कमला ने भीमा को पहली बार इस तरह गुस्से में बात करते देखा था, इसलिए उसने कुछ नहीं कहा और बच्चे को रखने के लिए तैयार हो गई। भीमा ने बड़े प्यार से उस बच्चे का नाम सोमा रखा। धीरे धीरे समय के साथ रोमा और सोमा दोनों बड़े होने लगे। एक दिन, पिताजी, क्या मैं भी आपके साथ नदी पर मछलियां पकड़ने चल सकती हूँ? क्यों बेटा, तुम्हें मछलियां पकड़ना सीखना है? जी पिताजी, मैं भी आपकी तरह एक मछुआरा बनना चाहती हूँ। बेटा, अभी तुम छोटी हो, अभी तुम अपनी बहन रोमा के साथ खेलो। जब बड़ी हो जाना तब चलना। अगर जाना चाहती है तो आप ले क्यों नहीं जाते? अच्छा ही है, पिता का काम सीख लेगी तो आपका काम हल्का हो जाएगा। मुझे रोमा और सोमा दोनों को जो कुछ भी सिखाना होगा मैं खुद सिखा लूंगा। तुम्हें मुझे बताने की जरूरत नहीं है। मैं तो इसलिए कह रही थी कि अगर उसका मन है तो सिखा दो ना, लेकिन जैसा तुम्हें ठीक लगे। कमला सोमा को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी, लेकिन भीमा की वजह से वो मजबूर थी। रोमा का स्वभाव उसकी माँ कमला की तरह था, जबकि सोमा स्वभाव में बिल्कुल भीमा जैसी थी, नेक दिल और दयावान। एक दिन अचानक भीमा की मृत्यु हो जाती है।
और सोमा बहुत दुखी होते हैं। बेटा रो मत, तू रो मत, ये तो नियति है, हम इसे बदल नहीं सकते। तुम्हारे पिता का साथ बस इतना ही लिखा था, तुम्हें हिम्मत रखनी होगी। हाँ माँ, लेकिन अब हम कैसे रहेंगे? हमारा घर कैसे चलेगा? पिताजी ही तो अकेले काम करने वाले थे। तू फिक्र मत कर, ये सोमा है ना, इसने तुम्हारे पिता से मछलियाँ पकड़ना सीखा था, अब से ये जाएगी मछलियाँ पकड़ने। हाँ माँ, मैं जाऊंगी पिताजी की जगह मछलियाँ पकड़ने, आप फिक्र मत कीजिए। बस बस, ज्यादा प्यार दिखाने की जरूरत नहीं है, तू ही जाएगी और कौन जाएगा। उस दिन से सोमा के तो जैसे दिन ही बदल गए। कमला उससे घर का सारा काम करवाती, मछली पकड़ने और घर के लिए पानी लेने नदी पर भेजती, लेकिन उसे हमेशा खाना बहुत थोड़ा सा देती। एक दिन नदी पर पानी भरने गई सोमा वहां बैठकर रो रही थी। पिताजी, आप मुझे छोड़कर क्यों चले गए? मुझे आपकी बहुत याद आती है, आपके सिवा कोई मुझसे प्यार नहीं करता। माँ तो मुझे ठीक से खाना भी नहीं देती, मैं क्या करूँ पिताजी, आप मुझे कोई रास्ता बताइए। लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिलता, वो घर आ जाती है। आ गई महारानी, नदी से पानी भरकर लाने में इतना वक्त लगता है क्या? माँ, पानी भरकर मटके भारी होते हैं, इसलिए मैं धीरे धीरे चलकर आती हूँ ताकि पानी गिर ना जाए। बस कर अपने बहाने, काम धाम ठीक से करती नहीं, खाना इतना खाती है। माँ, खाना तो आप मुझे आधा पेट देती हैं, जवाब देती है मुझे। रुक जा, तेरी अच्छे से मरम्मत करती हूँ, तब तेरा दिमाग सही होगा। और रोमा ये सब देखकर बड़ी खुश होती है। रोज सोमा नदी किनारे बैठकर पिता को याद करती और खूब रोती। एक दिन वो नदी किनारे बैठकर रो रही थी, तभी एक बूढ़ी औरत आती है। बेटा, क्या मुझे थोड़ा पानी पिलाओगी? हाँ अम्मा, जरूर पिलाऊंगी, आप पहले आराम से बैठ जाइए, मैं अपने घड़े से आपको पानी पिला देती हूँ। सोमा बूढ़ी औरत को उसकी इच्छा अनुसार पानी पिलाती है। तुम बहुत नेक दिल हो बेटी, तुमने मुझे पानी पिलाया, इसके बदले में मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। मुझे कुछ नहीं चाहिए अम्मा। क्या तुम्हें किसी चीज की इच्छा नहीं? नहीं, मेरे पिताजी ने मुझे सिखाया था कि किसी की मदद बिना किसी लालच से करनी चाहिए। बूढ़ी औरत अपने दोनों हाथ जोड़ती है और वो एक परी बन जाती है। आप कौन हैं और ये आपने कैसे किया? सोमा, मैं इच्छा परी हूँ और मैं अपनी इच्छा से कोई भी रूप ले सकती हूँ। इच्छा परी? लेकिन आप मेरा नाम कैसे जानती हैं? सोमा, मुझे सब कुछ पता है, तुम रोज यहाँ बैठकर अपने पिता को याद करती हो और रोती हो, मैं सब जानती हूँ। मैं तुम्हें एक वरदान देती हूँ, आज के बाद तुम जब भी रोगी तब तुम्हारी आंखों से आंसू की जगह हीरे जवाहरात गिरेंगे। लेकिन मैं उन हीरे जवाहरातों का क्या करूँगी? तो तुम्हें क्या चाहिए? मुझे कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, मैं तुम्हें एक और वरदान देती हूँ, तुम्हारी आवाज कोयल जैसी सुरीली हो जाए, तुम्हारा गाना सुनकर इंसान अपने दुखों को भूल जाएगा। इतना कहकर परी गायब हो जाती है और सोमा पूरे रास्ते वो गाना गाती हुई अपने घर वापस आती है। उसे गाना गाना बहुत पसंद था और अब तो उसकी आवाज इतनी सुरीली हो चुकी थी कि वो खुद का ही गाना सुनकर खुश हो रही थी। घर आकर, आ गई महारानी, कहाँ लगा दी इतनी देर? माँ, आज नदी पर मुझे एक परी मिली थी। क्या बकवास कर रही है? भला परियां होती है? हाँ माँ, परियां होती हैं। अपनी बकवास बंद कर, घर का काम देख, घर कैसे गंदा पड़ा है। सोमा बर्तन साफ कर ही रही होती है कि उसके हाथ से एक कांच का बर्तन गिरकर टूट जाता है। कमला सोमा को 2 थप्पड़ लगाती है। सोमा रोने लगती है, उसकी आंखों से आंसू की जगह हीरे जवाहरात गिरने लगते हैं। ये क्या, इसकी आंखों से आंसू की जगह हीरे जवाहरात गिर रहे हैं? हाँ माँ, इसकी आंखों से तो आंसू की जगह हीरे जवाहरात गिर रहे हैं। बताइए कैसे हो रहा है सब? सोमा खुद को संभालती है। माँ, मैंने आपसे कहा था ना, आज मुझे नदी पर एक परी मिली थी। उस परी ने मुझे आशीर्वाद दिया कि अब से जब भी मैं रोऊंगी मेरी आंखों से आंसू की जगह हीरे जवाहरात गिरेंगे। रोमा, आज नदी पर पानी भरने तू जाएगी, वहाँ बूढ़ी औरत को पानी पिलाकर तू भी वरदान ले आना। मैं जाऊंगी नदी पर, लेकिन मटका बहुत भारी होता है, मैं कैसे उठाकर लाऊंगी?
तो ये छोटा सा मिट्टी का बर्तन लेकर जा और बूढ़ी औरत को इससे पानी पिलाना। रोमा वो मिट्टी का बर्तन लेकर नदी किनारे जाती है। परी अपने असली रूप में ही रोमा के सामने आती है। बेटा मुझे पानी पिला दो। नहीं नहीं, ये पानी तो बूढ़ी औरत के लिए है, मैं उसका इंतजार कर रही हूँ, उसे ही पानी पिलाऊंगी। तुम कितनी बदतमीजी से बात करती हो, क्या तुम्हारे घर वालों ने तुम्हें तमीज नहीं सिखाई? तुम मेरा समय मत खराब करो, यहाँ से चली जाओ। वैसे ही इतनी दूर चलकर आई हूँ, थक गई हूँ, ऊपर से तुम मुझे परेशान कर रही हो। तुम सच में बहुत बदतमीज लड़की हो। मैं बद्दुआ देती हूँ, अब से जब तुम अपना मुंह खोलोगी तुम्हारे मुंह से कौवे की आवाज निकलेगी। परी गायब हो जाती है। रोमा रोती रोती घर जाती है। क्या बात है बेटा, तुम रो क्यों रही हो? रोमा जैसे ही मुंह खोलती है कौवे की आवाज आने लगती है। तुम्हारी आवाज को क्या हुआ? रोमा लिखकर कमला को सारी बात बताती है। ये सब इस सोमा की वजह से हुआ है, इसने हमें पूरी बात नहीं बताई होगी, ये जानबूझकर ऐसा करती है। नहीं माँ, मैंने सब कुछ सच सच बताया था। कमला सोमा को मारकर घर से बाहर कर देती है। मैं क्या करूं? माँ को हमेशा मेरी ही बात गलत लगती है, भला मैं क्यों अपनी बहन का बुरा चाहूंगी? सोमा घर के बाहर पेड़ के नीचे लेट जाती है। थोड़ी देर बाद गाना गाने लगती है। परी के वरदान से वो अपना सारा दुख भूल जाती है। तभी वहाँ से रूपनगर का राजकुमार गुजर रहा होता है। वो सोमा की आवाज सुनकर आता है। उधर सोमा का गाना सुनकर कमला भी घर का दरवाजा खोल देती है और सोमा को घर के अंदर ले लेती है। घर में कोई है क्या? हाँ, किससे मिलना है? कौन हो तुम? मैं इस नगर का राजकुमार हूँ और यहाँ पर एक सुरीले गाने की आवाज सुनकर आया हूँ। वो गाना कौन गा रहा था? कमला अंदर आती है और रोमा को बाहर ले जाकर राजकुमार के सामने खड़ा कर देती है। राजकुमार, ये मेरी बेटी रोमा है, यही गाना गा रही थी। आपकी आवाज बहुत सुरीली है, आप बहुत अच्छा गाना गाती हैं। आपकी जादुई आवाज सुनकर मैं अपने सारे दुख भूल गया। क्या आप मुझसे विवाह करेंगी? कमला रोमा को चुप रहने का इशारा करती है। जरूर करेगी राजकुमार जी, इसके तो भाग्य खुल गए जो आप स्वयं विवाह का प्रस्ताव लेकर आए हैं। राजकुमार और रोमा के विवाह की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। विवाह वाले दिन राज दरबार में सब विवाह के लिए उपस्थित थे। तभी मंत्री जी बोले, महाराज, आज बड़ा ही खुशी का दिन है। हमारे राजकुमार का विवाह हो रहा है और इस विवाह में शामिल होने के लिए दूर देश के राजा रानियां और हमारी प्रजा आई हुई है। अगर आपको उचित लगे तो मैं अपनी प्रजा की तरफ से एक अनुरोध करना चाहता हूँ। बताइए मंत्री जी, आप क्या कहना चाहते हैं? महाराज, हमारी प्रजा चाहती है कि राजकुमार अपनी होने वाली राजकुमारी के जिस गुण के कायल हैं, उसकी एक झलक उन्हें भी मिले। जरूर मंत्री जी, आप सब एक बार रोमा की सुरीली आवाज सुन लेंगे तो अपने सारे दुख भूल जाएंगे। ये सब बातें सुनकर कमला और रोमा दोनों परेशान हो जाती हैं, क्योंकि इतने दिनों से जब भी राजकुमार रोमा से गाना गाने को कहता तो रोमा सिर्फ अपना मुंह चलाती और कमला सोमा से गाना गवाती थी। रोमा गाना घूम घूम कर गाती, जिसके कारण राजकुमार को कभी उस पर शक नहीं हुआ। पर आज उसकी पोल खुलने वाली थी। महाराज, इतने बड़े राज्य के राजकुमार की होने वाली पत्नी अपनी प्रजा के सामने गाना गाए, क्या ये उचित लगता है आपको? बिल्कुल उचित है। हम अपनी प्रजा को हमेशा अपने परिवार की भांति मानते हैं और अगर हमारी होने वाली वधू अपने परिवार के सामने अपने गुण को प्रस्तुत करेगी तो इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। रोमा चुप थी। तभी महाराज, प्राणों के लिए जीवन दान मांगता हूँ, लेकिन ये लड़की और इसकी माँ दोनों ही झूठे हैं। ये कभी किसी के सामने गाना नहीं गाएगी। मंत्री जी, आप क्या कहना चाहते हैं? महाराज, जब राजकुमार ने हमें इस लड़की के बारे में बताया तो मेरे मन में भी इस बात को परखने की उत्सुकता हुई
कि क्या सच में किसी की आवाज में इतना जादू हो सकता है कि उसकी आवाज सुनने मात्र से हम अपना दुख भूल जाएं? बस अपनी यही उत्सुकता शांत करने के लिए मैं इस लड़की के घर गया, परंतु मैंने वहां जो देखा वो देखकर तो मेरे होश ही उड़ गए। आपने क्या देखा मंत्री जी? महाराज, ये लड़की तो बोलती भी कौवे जैसा है, इसकी आवाज कौवे जैसी है। मंत्री जी, ये आप क्या कह रहे हैं? मैंने खुद रोमा की आवाज सुनी है, और एक बार नहीं कई बार सुनी है। ये बहुत सुरीला गाती है। राजकुमार, मुझे क्षमा कीजिएगा, परंतु आपने जो आवाज सुनी वो रोमा की नहीं बल्कि इसकी बहन सोमा की थी। मैं सच कह रहा हूँ, रोमा तो कौवे की आवाज में बोलती है। महाराज रोमा को बोलने का आदेश देते हैं। बेचारी रोमा महाराज के डर से अपना मुंह खोलती है, और जैसे ही मुंह खोलती है कौवे की आवाज आने लगती है। सभा में सभी लोग अपने कानों पर हाथ रख लेते हैं। इस लड़की को गिरफ्तार कर लो और इसे कैद खाने में डाल दो। इसने न सिर्फ हमारे राजकुमार को धोखा दिया बल्कि हम सबको भी अंधेरे में रखा। महाराज, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, भगवान के लिए मेरी बहन को माफ कर दीजिए और इसे कैद खाने में मत डलवाइए। ये सब मेरी गलती है। तुम्हारी गलती कैसे है? अगर मैं गाना नहीं गाती तो राजकुमार को ये धोखा कभी नहीं होता। इसलिए अगर आपको सजा देनी है तो मुझे दीजिए, पर मेरी बहन को छोड़ दीजिए। तुम इस राज्यसभा में गाना गाओ, क्या पता तुम भी झूठ ही बोल रही हो। सोमा गाना गाना शुरू करती है और थोड़ी देर में महाराज, राजकुमार और साथ साथ वहाँ उपस्थित सारे लोग अपना सारा गुस्सा और तकलीफ भूल जाते हैं। राजकुमार, तुमने जो कहा था वो बिल्कुल सत्य था। इस लड़की की आवाज तो वाकई बहुत सुरीली है, और इसकी आवाज सुनते ही हम सारी बातों को जैसे भूल गए। महाराज, अब तो आप मेरी बहन को आजाद कर देंगे। हम तुम्हारी बहन को आजाद कर देंगे, परंतु अब हम तुम्हारी बहन रोमा की जगह तुम्हारे सामने अपने पुत्र के विवाह का प्रस्ताव रखते हैं। क्या तुम्हें ये विवाह स्वीकार है? सोमा माँ की तरफ देखती है। मुझे माफ कर दो बेटी, मैंने तुम्हारे साथ इतना बुरा व्यवहार किया, फिर भी आज तुमने रोमा की जगह खुद को कारागार में डालने की बात की। तुम्हारे पिता की बात बिल्कुल ठीक थी। तुम्हारा हृदय सच में हीरे जैसा है। महाराज, मैं अपनी छोटी पुत्री सोमा का विवाह आपके पुत्र के साथ करने के लिए आपसे अनुरोध करती हूँ। मुझे माफ कर दीजिए। रोमा और सोमा को ये सब करने के लिए मैंने ही कहा था। रोमा सोमा के लिए कागज पर लिखती है। मुझे माफ कर दो, मैंने माँ की बातों में आकर गलत व्यवहार किया, हमेशा तुम्हें नीचा दिखाया, कभी तुम्हारी मदद नहीं की। फिर भी आज तुमने मेरे लिए जो किया वो मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकती। तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं, तुम बस मेरे गले लग जाओ। सोमा रोमा को गले लगाती है। तभी वहाँ इच्छा परी आती है। रोमा, मुझे ये देखकर अच्छा लगा कि तुम्हें अपनी गलतियों का एहसास हो गया, इसलिए मैं तुम्हें अपने दिए हुए श्राप से मुक्त करती हूँ। रोमा पहले की तरह बोलने लगती है और उसे कौवे की आवाज से मुक्ति मिल जाती है। साथ ही महाराज सोमा और राजकुमार का विवाह करा देते हैं और वो दोनों खुशी खुशी रहने लगते हैं।